बंदे हम ऐसे तेरे ख्यालों में तेरी ही तुम तो प्यार हो सजने, तुम तो तारे हटे लटखट ना छूट मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाल। आज हम बात करेंगे फिल्मों में एक स्पॉट बॉय की हैसियत से अपना करियर शुरू करने वाले और अंत में बड़े फिल्मकार बनकर नाम कमाने वाले वी शांताराम की। रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का तराना भूल गए। वी शांताराम को जो यश, सम्मान और सिने जगत में एक अलहदा मुकाम मिला, उसके पीछे उनकी समर्पित भावना, बुलंद इरादे और अथक मेहनत थी। अपने 6 दशक तक चले लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने 90 से भी अधिक फिल्में बनाई, 55 फिल्मों का निर्देशन किया और 25 फिल्मों में अभिनय भी किया। तुम चुप क्यों हो? आखिर तुम मेरी ये बात क्यों नहीं मानती? सलोनी, मैं एक प्रेमी हूँ, डाकू नहीं हूँ। प्रेम कर सकता हूँ मगर किसी माँ की ममता पर डाका नहीं मार सकता। वी शांताराम ने 3 शादियां की। कैसी थी उनकी फिल्में? क्यों उनकी फिल्मों को हासिल है एक अलग मुकाम? और कहाँ हैं उनकी तीनों पत्नियां और उनके बच्चे? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, पर उससे पहले एक नजर वी शांताराम के जीवन पर। जग में रुकमत वाली आई हाँ, 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 बाबों की खुशहाली आई हाँ, हाँ, हाँ। 20वीं सदी के आरंभ में 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर में जन्मे वी शांताराम का जीवन संघर्षों की लंबी दास्तान है। चूंकि उनका परिवार आर्थिक अभावों से त्रस्त था, इसलिए वो ज्यों-ज्यों कुछ बड़े हुए, उनको समझ में आ गया कि उनको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बेड़ा पार लगेगा। कोई सपना नहीं जिंदगी, जिंदगी जिंदगी जिंदगी। उन्होंने छोटे मोटे कई कार्य किए जिससे कम से कम अपना खर्च निकाल सकें। बचपन में वो नाटकों में काम किया करते थे। सबसे पहले उन्होंने जो नाटक ग्रुप ज्वाइन किया था उसका नाम था गंधर्व नाटक मंडली। इस मंडली में जब शांताराम जी ने काम करना शुरू किया तो पहले ही दिन उनको पता चल गया कि वो ना तो गा सकते हैं और ना ही संगीत की उन्हें कोई समझ है। नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए। ये किसी कलाकार के लिए बड़ा सदमा तो था ही, साथ ही उस दौर में किसी अभिशाप से कम नहीं था, क्योंकि वो दौर ही संगीत नाटकों का था और संगीत का ज्ञान ना होना वी शांताराम के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। एक तो शांताराम का साधारण चेहरा, उस पर संगीत का शून्य ज्ञान उनको नाटक की दुनिया में मिसफिट कर रहा था। शांताराम जी ये समझ चुके थे कि संगीत के जीरो ज्ञान के चलते वो ज्यादा से ज्यादा एक जूनियर आर्टिस्ट या बैक स्टेज आर्टिस्ट बन सकते थे। लगा के हाथों में मेहंदी हलाल कर डाला। फिर शुरू हुआ उनका संगीत को जानने का सफर। उन्होंने संगीत को किस कदर अपने में आत्मसात किया उसका जिक्र आगे करेंगे। तो वी शांताराम ने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करते रहे, पर 1 साल बाद उनका धीरज जवाब दे गया, क्योंकि लोग उनको संजीदगी से नहीं ले रहे थे। फिर वो सब छोड़ छाड़ कर घर वापस आ गए, इस प्रण के साथ कि अब वो कभी नाटकों का रुख नहीं करेंगे। अब कुछ और बनने का प्रण करके शांताराम जी फिर से स्कूल जाने लगे, लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थीं और पढ़ाई में भी शांताराम जी कोई खास तरक्की नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार परिवार के एक दोस्त ने उन्हें रेलवे वर्कशॉप में एक नौकरी दिलवा दी। वो स्वभाववश वहां भी कड़ी मेहनत करने लगे। वर्कशॉप में भी उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर सुपरवाइजर ने उन्हें स्वतंत्र रूप से एक छोटे से विभाग की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। तनख्वाह भी बढ़कर रोजाना पूरे 12 आने हो गई। इस बीच शांताराम जी को कई बार यह एहसास हुआ कि कला के प्रति उनका रुझान अब भी बना हुआ है।
पर फिर भी वो कमाई का साधन छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपने माता पिता को जिस काम का वचन दिया था वो पूरा करके ही घर वापस जाऊंगा। फिर कुछ ऐसा घटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थी तो दुर्घटना, लेकिन शांताराम जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं रही। हुआ यूं कि फैक्ट्री में एक गंभीर दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में शांताराम जी के दाएं हाथ की 2 उंगलियां जख्मी हो गई और यहीं से उनकी तरक्की पर ब्रेक लग गया और तो और उनका काम भी जाता रहा। अब शांताराम जी को लगा कि क्यों ना नाटकों में फिर से हाथ आजमाया जाए। नियति भी शायद यही चाहती थी। शांताराम जी अपने मौसेरे भाई बाबूराव पेंढारकर, जो कि मशहूर महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के मैनेजर थे, उनके पास काम मांगने पहुंच गए। उस वक्त कंपनी के कर्ता धर्ता थे प्रसिद्ध फिल्मकार एवं चित्रकार बाबूराव कृष्णराव मिस्त्री, जिनको लोग बाबूराव पेंटर के नाम से भी जानते थे। ये वही थे जिनको स्वतंत्रता संग्राम के जाने माने सेनानी लोकमान्य तिलक ने सिनेमा केसरी के खिताब से नवाजा था। आगे चलकर यही वीर शांताराम के गुरु भी बने। जब शांताराम के भाई उनको बाबूराव पेंटर साहब से मिलवाने ले गए तो उन्होंने शांताराम की तरफ देखे बिना अपनी पेंटिंग बनाते बनाते उनको काम पर रखने को कह दिया। बस यही वो पल था जिसके बाद वीर शांताराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीर शांताराम को 1919 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में स्पॉट बॉय की नौकरी मिल गई। जब शांताराम जी ने कंपनी ज्वाइन की तब ये कंपनी फिल्म निर्माण का एक केंद्र बन चुकी थी और लोगों को मौके भी दे रही थी। बस फिर क्या था, वीर शांताराम को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने जमकर मेहनत शुरू कर दी। उनकी लगन और प्रतिभा से प्रभावित होकर बाबूराव ने उनका ओहदा बढ़ा दिया और उन्हें प्रोडक्शन असिस्टेंट बना दिया। फिर वो अभिनय भी करने लगे। 1921 में बनी सुरेखा हरण में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। चूंकि उनकी सूझबूझ अन्य लोगों से अधिक थी, इसलिए रंगमंच के हर पक्ष जैसे अभिनय, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा, रूप सज्जा आदि की अच्छी जानकारी उन्होंने बहुत जल्द हासिल कर ली। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में बाबूराव पेंटर ने 1927 में अपनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म नेताजी पालकर के निर्देशन की जिम्मेदारी शांताराम जी को सौंपी थी और इसी के साथ निर्देशक की हैसियत से शांताराम जी का करियर शुरू हुआ। पर वीर शांताराम के सपने उनकी सोच से भी बड़े थे। कुछ नया, कुछ निराला, साहसिक काम करने की लगन कुलाचे भर रही थी शांताराम जी के अंदर। उनको उनके जैसे ही 3 और व्यक्ति मिले, जो थे केशवराव धायबर, विष्णुपंत दामले और एस फतेहलाल। ये चारों अपनी खुद की कंपनी स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए फाइनेंसर को भी मना लिया था। चारों साझीदार बने और उनके 5वें साझीदार बने उनके फाइनेंसर सीताराम कुलकर्णी। कोल्हापुर की मंगलवार पेठ में प्रभात फिल्म कंपनी की नींव रखी गई। तारीख थी 1 जून 1929। इस कंपनी ने कुछ मूक फिल्मों के साथ शुरुआत की, जिसमें उनकी पहली फिल्म थी गोपाल कृष्णा, दूसरी थी रानी साहिबा और तीसरी थी खूनी खंजर। इस बीच बोलती यानी कि टॉकीज फिल्मों का दौर शुरू हो गया तो कंपनी ने इसमें भी हाथ आजमाया। उनके बैनर तले पहली बोलती फिल्म थी अयोध्या का राजा, जो 1932 में बनी थी। ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में बनी थी, जिसकी नायिका थी दुर्गा खोटे और निर्देशक थे वी शांताराम। ये फिल्म हिट रही। इसके बाद इसी बैनर तले उन्होंने फिल्म आदमी, पड़ोसी, दुनिया ना माने, संत ज्ञानेश्वर, अमृत मंथन, गोपाल कृष्णा, स्वराज तोड़नी जैसी फिल्में बनाई। इन फिल्मों में जहां राष्ट्रीय एकता का भाव था, वहीं सामाजिक जागृति का भी पुट था। पड़ोसी फिल्म को तो वेनिस फिल्म महोत्सव में शामिल होने का अवसर भी मिला। स्वतंत्र और मौलिक सोच रखने वाले वी शांताराम को 1943 में प्रभात कंपनी से अलग होना पड़ा, या यूं कह लें कि उनको कंपनी से निकाल दिया गया। इसका कारण बहुत ही निजी था, पर वो कारण पूरी तरह से कंपनी को प्रभावित कर रहा था।
इसका किस्सा भी हम आपको आगे सुनाएंगे। तो प्रभात कंपनी से निकलकर शांताराम पुणे से बंबई आ गए। किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने वहां का वाडिया स्टूडियो खरीद लिया। इसी स्टूडियो में उन्होंने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में राजकमल कला मंदिर की स्थापना की और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। ये वो समय था जब शांताराम के अंदर का कला प्रेमी जाग रहा था और उनकी रचनात्मकता चरम पर थी। इस बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। राजकमल चित्र मंदिर के बैनर में बनी पहली फिल्म शकुंतला साल 1943 में प्रदर्शित हुई थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में थे चंद्रमोहन, जयश्री, निम्बालकर। अगले करीब 40 सालों में राजकमल के बैनर तले करीब 40 हिंदी, मराठी, तेलुगु और बांग्ला फिल्में बनी। इसी बैनर तले बनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे और दो आंखें 12 हाथ ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पुरस्कार जीता। तो स्त्री को अमेरिका मोशन पिक्चर्स एकेडमी ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने को साल 1964 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, वी शांताराम ने कई कलाकारों का जीवन बना दिया। फिल्म सुरंग से अभी तक छोटी मोटी भूमिकाओं में नजर आने वाले चंद्रशेखर हीरो बने, तो परछाई में साइड रोल में नजर आने वाली मराठी फिल्मों की अभिनेत्री संध्या ने 3 बत्ती 4 रास्ता से हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन कदम रखा। अभी तक बाल भूमिकाएं निभाती आई नंदा भी राजकमल की फिल्म तूफान और दिया से हीरोइन बनी। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में शांताराम की बेटी राजश्री और जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरोइन और हीरो की। वी शांताराम ने हिंदी, मराठी और तेलुगु में कई फिल्में बनाई, जिसकी विषय वस्तु दहेज प्रथा, बेमेल विवाह और दूसरी सामाजिक समस्याएं थीं। पहली कला फिल्म बनाने का श्रेय भी वी शांताराम को जाता है। दो आंखें 12 हाथ भारत की पहली कला फिल्म मानी जाती है। ये कैदियों को खुले वातावरण में रखकर उन पर भरोसा और प्रेम जताकर भावनात्मक सुधार लाने वाली एक अद्वितीय और बेमिसाल फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने स्वयं नायक की भूमिका निभाई है। इस फिल्म के दौरान कई कठिनाइयां भी आईं। उनकी आंखें तक घायल हो गई, लेकिन उन्होंने देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इस फिल्म को जिस विषय वस्तु को लेकर बनाया था उसे पूरा किया। इसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर पुरस्कार और राष्ट्रपति पदक भी मिला। इतना ही नहीं, उस दौर में झनक झनक पायल बाजे फिल्म को उन्होंने 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड में तैयार किया। ये संगीत के रागों और डांस को समर्पित पहली फिल्म थी। वहीं जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली भारतीय नृत्य को समर्पित फिल्म थी, जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। जितना क्रिएटिव उनका सिने संसार रहा, उतना ही रंगीन उनका निजी जीवन भी रहा।
उन्होंने अपने जीवन काल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विवाह किए। पहली शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था विमला ताई। वी शांताराम ने उनसे 1922 में शादी की थी। इस शादी के 19 साल बाद वी शांताराम का दिल एक अभिनेत्री पर आ गया और उसके लिए वो इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने अपने ही बनाए सारे नियमों को ताक पर रख दिया और जिसके चलते उनको प्रभात फिल्म कंपनी से निकाल दिया गया। वो कंपनी जिसके वो संस्थापक सदस्य थे। दरअसल जब कंपनी शुरू हुई थी तभी कंपनी के सभी संस्थापकों ने कंपनी में भारतीय परंपराओं और संस्कृति को संजो कर रखने का नियम बनाया था, जिसमें प्रमुख था इससे जुड़े सभी लोग सच्चरिता का पालन करेंगे, यानी वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके चरित्र पर उंगली उठे। इसके अलावा एक और नियम था कि कंपनी में कोई भी शादीशुदा अभिनेत्री नहीं रखी जाएगी। साल 1941 में वी शांताराम ने प्रभात फिल्म के बैनर तले फिल्म पड़ोसी शुरू की थी। उसमें हीरोइन की भूमिका में एक नई अभिनेत्री जयश्री को लिया। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जयश्री और वी शांताराम के बीच प्यार पनपा और दोनों ने शादी कर ली। इस बात को लेकर प्रभात में खलबली मच गई। नियम के मुताबिक शादीशुदा अभिनेत्री प्रभात में नहीं रह सकती थी, इसलिए प्रभात के बाकी पार्टनर्स ने जयश्री पर प्रभात छोड़ने का दबाव बनाया। उधर वी शांताराम की इस शादी का भी विरोध हो रहा था। मजबूरन वी शांताराम को प्रभात छोड़ना पड़ा, पर वी शांताराम का दिल इन 2 शादियों से भी नहीं भरा। उनके जीवन में फिर से एक नई हीरोइन ने एंट्री मारी और वो थी अभिनेत्री संध्या। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए। संध्या ने शांताराम की फिल्म अमर भूपाली से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म की सफलता के बाद दर्शकों ने संध्या के अभिनय कौशल पर ध्यान दिया। भावपूर्ण निगाहें, फिल्मी चरित्र के स्वभाव के अनुसार चरित्र का संवाद उनकी मुख्य विशेषताएं थी। शानदार अभिनय के साथ उनकी डबिंग शक्ति ने दर्शकों को तो प्रभावित किया ही, वी शांताराम पर भी गहरा असर किया। उनका दिल संध्या की खूबसूरती और उनके टैलेंट पर आ गया। 22 दिसंबर 1956 को दोनों ने विवाह कर लिया और इस तरह संध्या वी शांताराम की तीसरी पत्नी बन गई, जो कि पत्नी के साथ साथ उनकी सहकर्मी भी थी और सलाहकार भी। कमाल की बात यह है कि वी शांताराम ने अपनी तीनों शादियों को बखूबी निभाया। उनके जीते जी कभी भी उनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना पत्नियों के बीच और ना ही बच्चों के बीच। परिवार में ही नहीं, समाज में भी सामंजस्य बिठाना वी शांताराम की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। एक सफल निर्माता, निर्देशक और अभिनेता होने के साथ ही वो एक कुशल प्रशासक भी थे। 40 के दशक में लगातार 7 सालों तक सेंसर के एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद वो फिल्म्स डिवीजन के निर्माण विभाग के अध्यक्ष बने। 50 के दशक में 5 साल तक गिल्ड का मुखिया रहने के साथ ही उन्होंने चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की भी स्थापना की। पर 80 का दशक आते आते बढ़ती उम्र के कारण वी शांताराम की सक्रियता में कमी आने लगी। 7 सालों तक खामोश बैठे रहने के बाद फिल्म झंझार में उन्होंने एक बार फिर बतौर निर्माता निर्देशक सक्रिय होने की कोशिश की। 1987 में उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने अपने नाती सुशांत रे से वादा किया था कि उन्हें फिल्मों में लॉन्च करेंगे। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी अभिनय किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से विफल रही। ये फिल्म राजकमल के बैनर तले बनी आखिरी फिल्म भी साबित हुई। अपने लंबे फिल्मी जीवन चक्र में वी शांताराम ने तमाम बड़े पुरस्कार हासिल किए। साल 1985 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी मराठी फिल्म माणूस के लिए
चार्ली चैपलिन ने उनकी प्रशंसा की। 31 मार्च 2016 को वी शांताराम की मराठी फिल्म पिंजरा को फिर से डिजिटल प्रारूप में रिलीज किया गया। 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म ने इसी दिन 44 साल भी पूरे किए। ये फिल्म अपने समय की सबसे ज्यादा सफल होने वाली फिल्मों में से एक है और 1972 की मराठी की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उनका आत्मचरित्र शांताराम हिंदी और मराठी में प्रकाशित किया गया, जो उनकी बेटी मधुरा जसराज पंडित ने लिखा है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर वी शांताराम पुरस्कार की स्थापना की है। 17 नवंबर 2001 को उनके सम्मान में भारतीय डाकतार विभाग ने उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 1990 में 89 साल की उम्र में वी शांताराम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी फिल्म निर्माण संस्था राजकमल कला मंदिर की कमान अब वी शांताराम की दूसरी पत्नी जयश्री के बेटे किरण शांताराम के हाथों में है। वी शांताराम की तीसरी पत्नी संध्या आज भी राजकमल स्टूडियो के मुख्य भवन की दूसरी मंजिल पर रहती हैं, लेकिन अब वो बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहती। झंझार राजकमल स्टूडियो में बनने वाली आखिरी फिल्म थी और आजकल राजकमल स्टूडियो की पहचान बाहरी निर्माताओं को किराए पर शूटिंग फ्लोर, लैब और रिकॉर्डिंग रूम देने वाले स्टूडियो तक सिमट कर रह गई है। यानी जो मकाम वी शांताराम ने बनाया था, उस धरोहर को कोई भी संभाल नहीं पाया। 3 पत्नियों और 7 बच्चों के बावजूद उनके जाने के बाद सब वीरान हो गया। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वी शांताराम से जुड़ी कोई कहानी, कोई किस्सा या कोई हकीकत आपको भी पता है तो आप हमसे साझा कीजिए। तो अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।